अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 101 का जो लेक्चर नंबर 6 है उसका कंप्लीट कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, हम यहाँ पे फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फंक्शन के नोटेशन को देखेंगे, डोमेन देखेंगे फंक्शन की क्या होती है, और रेंज के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बात करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट के लेक्चर आप लोगों तक पहुँचते रहें। सो बात करते हैं हम व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, ये टर्म फंक्शन जो है, सबसे पहले हमारे पास एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, लेबनीज़ उनका नाम था। उन्होंने इसको इस्तेमाल किया फंक्शन के नाम को, और बाद में उनको अनदर क्वांटिटीज़ के हिसाब से भी यूज़ किया गया। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ कि फ़ंक्शन होता क्या है। देखें, यहाँ पे जो एग्जांपल में लिखा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है ना, वो डिपेंड करता है आर पे। बिकॉज जो सर्कल का एरिया का फार्मूला यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ना कि ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। ए मीन एरिया है, पाई मीन आपके पास जो है 3.14 होता है, और आर उसका सर्कल का रेडियस होता है। अब चूँकि पाई की वैल्यू मैंने फ़िक्स बता दी थी आपको कि 3.14 यही होती है, फ़िक्स होती है। सो अब आपके जो सर्कल का एरिया है ना, वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपके आर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन एज एरिया है, ठीक है ना। हम एरिया निकालेंगे और उसके अंदर आर जो होगा ना, उसके ऊपर काम होगा। अब इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं, एक इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी तज़किरा मैं साथ ही करता जाऊँ ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम आपको सिंपल बताते जाएं कि जो हमारे फंक्शन में, जैसे कि आपको ये फंक्शन का फार्मूला नज़र आ रहा है, इसमें जो आर है ना, हम इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे ना, उसके मुताबिक हमारे पास ए का आंसर आएगा, ठीक है। 1 पुट करूँगा ए का आंसर और आएगा, 2 पुट करूँगा ए का आंसर और आएगा, 3 पुट करूँगा ए का आंसर और आएगा। ये जो मैं आर की वैल्यू ले रहा हूँ ना, मैं ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मैं अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर उस ली गई वैल्यू से जो मैं ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करो मैंने 2 ले लिए, अब ये क्या हो चुका है, अब इसका आंसर फिक्स हो चुका है, यानी इसका आंसर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। तो हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होता है ना, किसी फार्मूले में पुट करने के बाद जो आंसर आता है, वो आंसर हमेशा डिपेंडेंस होता है, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो फंक्शन को उसने यही लिखा है कि इफ़ अ क्वांटिटी y, ठीक है, डिपेंड ऑन द अनदर क्वांटिटी x, जैसा कि अ क्वांटिटी a थी जो कि r पे डिपेंड कर रही थी ऊपर वाले फार्मूले में। सो इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, यानी हर x की वैल्यू पर y की एक वैल्यू होती है, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। कैसे, फॉर एग्जांपल उसने लिखा है जी y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब x की जगह पे 2 पुट करें, 1 पुट करें, 0 पुट करें, कुछ भी पुट करते जाएं, आपको y के आंसर आते जा रहे हैं। इसमें x के जो आंसर हम दे रहे हैं ये डिपेंडेंट हैं, और जो y का आंसर आ रहा है वो, सॉरी, x के जितने भी हम आंसर दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो y का आंसर बन रहा है वो डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x है वह एज अ वेरिएबल है और फंक्शन y है। तो नेक्स्ट उसने नॉट ऑफ फंक्शन कौन से हो सकते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ऑफ फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। एक तो ये है कि अगर कोई x, ठीक है, एग्जैक्टली वन वैल्यू ना दे रहा हो ना y पे ऊपर, तो हम उसको कहते हैं जी कि ये फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, सही है ना। अब x की जगह अगर मैं 4 पुट करता हूँ ना, तो y का आंसर मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव का 2 आ रहा है और नेगेटिव का 2 आ रहा है, प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं ना। सो अब देखें, चूँकि y के एक वैल्यूज़, x की एक वैल्यू से y के 2 आंसर आ रहे हैं, सो अ सिंगल वैल्यू ऑफ x डज नॉट लीड टू एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y हेयर। यहाँ पे तो एग्जैक्टली वन वैल्यू नहीं दे रही y का,
सो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये एक फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रही, ठीक है ना। सो अब नोटेशन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो सन 17 की अगर हम बात करें, स्विस मैथमेटिशियन थे ऑलर, जिसने फंक्शन को मुतारफ़ करवाया था इस तरह से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसमें y का जो आंसर आता है ये मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, उनका ही आगे तस्करा होने वाला है कि दिस टेल राइट वे विच द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। जो आंसर आ रहे हैं ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि x में वैल्यू क्या देने जा रहे हैं। अगर मैं y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख रहा हूँ तो x के अंदर जो वैल्यू दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y का आंसर फिर डिपेंड करेगा कि क्या आना है, क्योंकि वैल्यू दे चुके हैं, सही है। सो उसने भी यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, अगर आप देख लें उसने एरिया वाली मिसाल भी दी है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट उसने एग्जांपल दिया जी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब x की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ तो 9 आ रहा है, -2 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि हम यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, जो आंसर आ रहे हैं वो डिपेंडेंट है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता जाऊँ कि आल्सो एन अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर कैन बी यूज फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। सो एक्स वाई के अलावा आप एस और टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एस इज इक्वल टू एफ टी की बात करें तो टी में जो आंसर देंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, जो आपका एस का आंसर होगा वो डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी हुई है जी कि अगर एफ इफ़ 5x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का क्यूब -1 हो, ठीक है, देन अगर हम उसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करें जी कि 5 की पावर में 1 ओवर जो है ना 6 लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने 5 की पावर 1 ओवर 6 को पुट कर देना है, फिर 3 इस 6 से कैंसिल होगी, ये ज़रा गौर से देखिएगा जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी गई, फिर इस 3 ने इस 6 से कैंसिल होकर 1/2 रह जाना है, ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है जज़र, तो ये एक आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे पॉइंट पुट कर रहे हैं, आपका फंक्शन वो बनता ही नहीं होता उस वक्त। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो कि अगर उसने x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, किसी भी चीज़ का बटा 0 1 डिफाइन हो जाएगा। यानी हमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं कि जहाँ पे x जो है वो वैल्यू देने से उस फंक्शन को अनडिफाइन कर देता है, वहाँ पे फंक्शन उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं f(2x²-1), इसमें हम जो भी देंगे डेफिनेटली हमारा आंसर ईज़िली आ जाएगा। सो बाज़ का हमारे पास ऐसा होता है कि हमें वो वैल्यू नहीं दे रहे होते। सो जिसमें वो वैल्यू नहीं देगा वो उसका फंक्शन नहीं होगा, वो उसकी डोमेन नहीं होगी। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन होती है, ठीक है। ये डोमेन और रेंज क्या होता है इसको भी मैं अभी बता देता हूँ, ये नीचे आपका वही चीज़ आ चुका है, डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होती हैं, ठीक है। सो डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को बताने से पहले मैं आपको ज़रा सिंपली बताता जाऊँ कि आपने किसी भी फंक्शन को देख के डोमेन और रेंज कैसे बतानी है। तो पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ। देखें, आपके पास जिस तरह का मर्ज़ी फंक्शन होगा ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। एक, जब आपके पास फंक्शन इस तरह का हो जाए कि जिसके अंदर जज़र आ जाए, तो आपने उसके अंदर नेगेटिव नहीं बनने देना। ये कैसे नहीं बनने देना नेगेटिव, ये मैं आपको बताऊंगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली बात बस आप नोट कर लें कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप इसमें पुट करेंगे नंबर के नेगेटिव नहीं ना बन रहा हो, वो सारे का सारा डोमेन होगा। दूसरी बात कि अगर फंक्शन आपका बटे में है तो बटे में ज़ीरो नहीं बनने देना। यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही थी, यहाँ पे बटे में ज़ीरो नहीं बनने देना। इन 2 बातों का ख्याल रखना है, बाकी आपका किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैं आपको अभी बताता जाता हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले उसने एक क्वेश्चन लिखा है जी कि हमारे पास है जी कि सपोज दैट स्क्वायर विद द साइड ऑफ द लेंथ x सेंटीमीटर इज़ गॉट फ्रॉम द 4 कॉर्नर पीस फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 10 था तो 100 में से 4x स्क्वायर उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया 4 कॉर्नर स्क्वायर, तो हमारे पास एक फंक्शन बन गया y इक्वल टू 100 - 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे
और जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म बनती है कि आपके पास एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है स्क्वायर स्क्वायर बनता है। उसके कॉर्नर जो है वो हर एक से आपने x सेंटीमीटर उतार देना है, यानी कि वो चारों तरफ से उतारना है। तो 4x का स्क्वायर जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर हम इसमें बात करें 100 माइनस 4x स्क्वायर के अंदर, तो उसने कहा जी हेयर x कैन नॉट बी अ नेगेटिव बिकॉज इट्स डिनोट द लेंथ एंड इट्स वैल्यू कैन बी एक्सीड 4। अब इसका मतलब यह है कि चूँकि आपने जो फर्जी वैल्यू ली है ना इस इबारत से, वो लेंथ के लिए ली है x को, और लेंथ कभी भी ज़ीरो से नीचे नहीं जाता। या तो लेंथ होती नहीं है या फिर होती है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। नेगेटिव में लेंथ बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सो इसी वजह से कह रहा है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू को, चूँकि इबारत के मुताबिक आपका x बता रहा है, ठीक है। ये तीसरी टर्म थी जो मैंने अभी नहीं बताई थी, ठीक है। तो जिसमें आपने जो फर्जी नंबर लिया है ना, वो आपने देखना है कि आपने किस चीज़ के लिए लिया है, क्या वो चीज़ नेगेटिव में हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। ये थर्ड टाइप थी आपके पास। तो अब यहाँ पे जो है डोमेन के बारे में उसने कुछ टाइप बताई हैं कि कुछ नेचुरली डोमेन होती हैं, ठीक है, और कुछ रिस्ट्रक्टेड जो है डोमेन होती हैं। नेचुरली डोमेन हमारे पास क्या होती हैं? नेचुरली डोमेन कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द फार्मूला ऑफ द फंक्शन। मैनी फंक्शन हैव नो फिजिकल और ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो इट मे अराइज फ्रॉम द फार्मूला यूजेस टू डिफाइन। अच्छा, एक तो है जी कि आपने सिंपल, आपके पास फंक्शन है, मैं आपको ज़रा सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप बिना किसी चेंज के देख के डोमेन बता रहे हैं, तो वो आपकी नॉर्मल है, नेचुरली डोमेन है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग करके डोमेन बता रहे हैं ना, तो फिर वो क्या है, उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा। अभी देखिएगा यहाँ पे, अब देखें अगर हमारे पास इस वक्त एच ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके बटे में 1/x-1 आ रहा है और x-3 आ रहा है। अब बटे में 0 कैसे नहीं आ सकता? अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा तब भी बटे में 0 बन जाएगा, अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूंगा तब भी मेरे पास 0 आ जाएगा। सो मैंने इन दो चीज़ों से हटाना है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 द बॉटम भी 0, अगर x इज़ 3 तभी वो 0 बन जाएगा। सो आपने 1/3 जो है ना, ये डोमेन के पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो जब हम इसकी ये जो लिखा है ना उसने -∞ से 1 तक, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ना स्टूडेंट हमारे पास, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ। ये देखिए -∞ से लेके उसने कहा है जी 1 और ये छोटी ब्रैकेट डाल दी। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ साथ शामिल नहीं है, यानी -∞ भी शामिल नहीं है। -∞ से लेके आगे तक आते आना है 1 से पीछे 1 शामिल नहीं है। फिर उसके बाद उसने दोबारा से लिखा है, अब 1 फिर शामिल नहीं है, 1 से लेके 3 तक। अब 1 और 3 के अंदर की वैल्यू है, ना कि ये शामिल है। इस तरह से फिर 3 से लेके +∞ तक वो तमाम तर नंबर दे सकते हैं। इस 1 और 3 को निकालने के लिए हमें ये सारा कुछ लिखना पड़ा है, ठीक है। सो अब हम दूसरी बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की। तो उसमें देखें सम टाइम हमें डोमेन इस तरह से मिलती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आप x की जगह पे अगर 2 पुट कर देंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 1 डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं करूँ थोड़ी सी रीअरेंज कर दूँ, ऊपर वाले को मैं x-2 x+2 लिख सकता हूँ ना, और फिर वो नीचे वाले से x-2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल होने से x+2 बच जाएगा। अब इसमें मैं x = 2 पुट कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने चेंज कर दिया, मैंने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये देखें उसने भी चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आप x की इक्वल जो है ना, वो आपकी रेंज डोमेन जो है वो 2 दे सकते हैं, ऑल वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे पहले 2 जो था वो नहीं दे सकते थे, अब 2 भी दे सकते हैं। सो लिहाजा ये जो अलजबरिक सिंप्लीफिकेशन से हमने डोमेन बनानी होती है ना किसी चीज़ की, इसे हम बोलते हैं जी कि ये हमारे पास जो है ये जो स्ट्रक्चर्ड डोमेन होती हैं। अब इस तरह मैं अगर रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब होता है कि जो डोमेन देने के बाद जो जो कुछ हम दे सकते हैं, यानी जो नहीं दे सकते थे वो मैं बता चुका हूं, जो हम दे चुके हैं ना सारा कुछ, उनसे क्या क्या आंसर बन सकते हैं। अब बहुत से आंसर बनते होंगे, कैसे बताएंगे क्या क्या बनते हैं, किस किस को बताएंगे। तो आपने एक जनरल वे में आंसर बताना होता है। ये बड़ा सिंपल होता है, मैं आपको बताता जाऊँ। तो मैंने जैसा बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब हमेशा जब भी जज़र होगा ना किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो उसका रेंज है वह हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो
तो रेंज के बारे में उसने जब टेक्निक की बात की है तो सबसे पहले बाय इंस्पेक्शन की बात की है। तो जिसके ऊपर स्केयर आ जाता है वो भी ज़ाहिर सी बात है ऑल पॉजिटिव नंबर देंगे। स्केयर में अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे भी तो वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना, चूँकि हम दे सकते हैं, स्केयर रूट ऊपर नहीं है, हम इसमें नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन आंसर हमें हमेशा पॉजिटिव का मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ये देखिए उसने लिखा है कि एक्स वैरी ओवर द रियल, वाई इज़ ऑल पॉजिटिव रियल, ठीक है। तो एक्स तो वैरी कर सकता है, लेकिन जो वाई होगा वो हमेशा ऑल पॉजिटिव रियल ही नंबर होगा। अब देखें वो बात जो स्क्वायर रूट की मैं बता रहा था कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब आप x में अगर गौर से देखें ना तो आप x में 1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का जगह ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 2 2, एक आंसर है। लेकिन आप x की जगह पे माइनस का 2 नहीं पुट कर सकते, माइनस का 1 नहीं पुट कर सकते, ज़ीरो नहीं कर सकते, यानी 1 पुट कर सकता हूँ, 2 3 सारे पुट कर सकता हूँ, ना मैं ज़ीरो पुट कर सकता हूँ, ना मैं -1 -2 -3, यानी कि मैं बाकी का तमाम तर जो है वो नहीं पुट कर सकता। सो नो डोमेन इज स्टेट एक्सप्ली, सो द डोमेन द नेचुरल नंबर। अब देखें उसने कहा है कि डोमेन क्या है इसकी, पॉजिटिव के 1 नंबर से लेके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव 1। अब देखें यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, छोटी ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल की, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब होता है कि ये 1 भी शामिल है इसमें, ठीक है। इससे लेके बाकी के तमाम तर पॉजिटिव नंबर इसकी डोमेन होगी, नेगेटिव सारे निकाल दिए इसमें, ठीक है। वो क्यों निकाले मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ तो सिंपल सी बात है जी, अगर यहाँ पे जज़र वाले पोर्शन का आंसर 0 भी बनेगा तो कम से कम 2 आंसर होगा, 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे इसकी रेंज होगी, क्योंकि 2 तो आना ही है ना, मिनिमम आंसर जो है जज़र वाले का 0 होता है, तो 2 तो आना ही है ना। 2 से लेकर तमाम तर पॉजिटिव नंबर तक की इसकी क्या होगी, रेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है टेक्निक का वो है बाय अलजबरा। तो अलजबरे की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। द नेचुरल ऑफ द डोमेन x इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पुट कर देंगे बटे में 0 आ जाएगा। The set of all possible y is not at all evident equation, however solving the equation is in the term of x। आप अब देखें अगर आपने x इज इक्वल टू लिख दिया ना सारा कुछ, तो अब आपका y क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, x डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो रेंज और डोमेन इनके चेंजिंग से चेंज हो जाते हैं। और पेसिवाइज अगर हम फंक्शन की बात करें तो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो कुछ लम्हा कुछ होते हैं, बाद में उनकी कंडीशन कुछ हो जाती है, जो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने लिखा जी कि एक टैक्सी कैब राइड करता है और मेट्रो पोल्यूशन जो एरिया उसका जो है वो 1.75 जो है तक जाता है 1 मील तक के लिए। फिर जब वो 1 मील से ज़्यादा आगे जाता है तो दैन जो है वो 50 पैसे पर माइल जो है वो रेट का लेता है, एडिशन इजाफे के तौर पे उसमें इजाफा होता जाएगा। इसके बाद तो देखें 1.75 तक तो उसने 1 रुपये रखा, 1 मील के लिए इतने ही रखे हैं, लेकिन जैसे ही आप 1 से इंक्रीज़ करते हैं तो 1.5 में 0.5 उसने इंक्रीमेंट कर दिया है उसके साथ, ठीक है ना। सो इनके ऊपर भी हम बता रहे होते हैं, इनकी कंडीशन उन दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो रिवर्स अगर हम करते हैं यूजली एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक्स इज़ इक्वल टू समथिंग है तो इसमें वाई जो अंदरली साइड पे आ रहा है ना आगे यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है तो वाई इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। और अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है कि वाई इज इक्वल टू समथिंग है तो आपका एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास दोनों ही आ रहे होते हैं ना, बाज़ का इस तरह से मसला कर दी हो तो हम उसको खुद रीअरेंज कर लेते होते हैं, ये वाई इज इक्वल टू कर लें या एक्स इज इक्वल टू कर लें, वो अपनी हमारी मर्ज़ी होती है। फिर उसके मुताबिक हम यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का तज़किरा कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।